हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ एग्जाम और सेट एग्जाम के पेपर 1 के कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जून 2019 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लेसन्स जो है हम लोग अपने अपकमिंग जो हमारा एग्जाम आने जा रहा है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया है आईटी से फ्रॉम IIT, CSIR इंजीनियरिंग साइंस से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, यूजीसी नेट से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे मैं वर्क कर चुका हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ एजुकेटर इन बीएसआई एकेडमी और मैं काफी समय से लेसन्स क्रिएट कर रहा हूँ एनटी यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए, और भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए मैं और भी जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनको स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज को लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट का जो कंप्लीट मॉड्यूल है पेपर नंबर 1 का, वो हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। तो आप जाके हमारे उसके रिगार्डिंग में हमसे जो आपका जो भी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे आपके अवेलेबल है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊं मैं आपको कि इस पूरे कंप्लीट मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल होगा। तो अभी हाल में ही यूजीसी नेट ने बोला जाए कि एनटीए यूजीसी नेट ने पूरा का पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है पेपर नंबर 1 का, उनके जो 10 टॉपिक्स हैं उनको अपडेट किया है, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम को अपडेट किया था। तो ये पूरे के पूरे जो कंप्लीट मॉड्यूल है वो हमारे कंप्लीट जो सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं ये हमारे कंप्लीट मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है और ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अवेलेबल करा है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इसके अंदर आपको क्या क्या अवेलेबल किए जाएंगे। तो इसके अंदर वीडियो क्लासेस अवेलेबल किया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है, थ्योरी लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सेट्स है और जो पीडीएफ्स है वो सब हमने आपको अवेलेबल कराए हैं। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाके हमारी जो वेबसाइट है www.bsacademy.in पे जाके इसके पूरे कंप्लीट मॉड्यूल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 के अलावा पेपर 2 के भी कंप्लीट मॉड्यूल्स हम लोगों ने अवेलेबल कराए हैं, तो जाके आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग में जो भी कोई आपका कोई क्वेश्चन है आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं। तो लेक्चर जो है हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो हम लोग अभी इस वीडियो लेसन के अंदर नवंबर और जनवरी में जो 2017 के जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो नवंबर और जनवरी 2017 के जो क्वेश्चंस है उनका ये सॉल्व पार्ट है। ओके, मैं इसको आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं पीडीई के लिए, यानी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज द मेजर कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी इनमें से किस पॉल्यूटेंट की वजह से सबसे मतलब एक तरह से रेस्पिरेटरी डिसीज जो होती है वो कॉज होती है। सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, वैसे तो जितने भी ये पॉल्यूटेंट्स हैं इन सभी की वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज हमारे किसी भी पर्सन को हो जाती है। तो बट स्टिल हमें बताना है कि सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो हमें रेस्पिरेटरी डिसीज से कॉज करता है। तो आप हमें यूट्यूब जो आपका जो चैट चल रहा है उस पर आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, इसका काफी सारे स्टूडेंट्स के जो भी आपका जो भी रिस्पॉन्स है प्लीज आप इसको दीजिएगा। ओके, तो देखिए, जो रेस्पिरेटरी डिसीज जो होती है मेनली हमारी सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल की वजह से होती है। ठीक है, सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स जो है यानी बहुत जो माइन्यूट लेवल पे होते हैं, जो कि ये हमारी आंखों से दिखते नहीं है। तो उसके लिए हमें, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो जो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स होती हैं इनकी वजह से ये हमारे रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, जो कि एक तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने काफी जो बोला जाए कि जो हमारी एयर का जो इंडेक्स है उसमें आप देख सकते हैं कि एयर इंडेक्स के अंदर जो भी इसकी जो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स की कितनी मात्रा है। किसी भी सिटी के अंदर, वैसे काफी सिटी के अंदर जो एयर को नापने के लिए खुद का एक स्केल दिया होता है। आपने देखा होगा जब भी आपको अपने व्हीकल्स में जाते हैं तो वहां पे एक पूरा एक मेजरमेंट दिया होता है। तो सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स की मात्रा कितनी है उस सिटी के अंदर, ये भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये ऐसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे नॉस्ट्रिल से, जो नोज के द्वारा या फिर हमारे मुंह के द्वारा हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और इसकी वजह से काफी सारी जो
परेशानी होती है वहां के मतलब किसी भी लोगों को, जो जिसके अंदर अस्थमा की भी दिक्कत काफी लोगों से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन का। देखिए असर्शन रीजन में देखा जाए इन अर्बन एरिया स्मॉग, देखिए स्मॉग बोला है, स्मॉग एपिसोड्स अकर फ्रीक्वेंटली इन विंटर, विंटर में यानी शीत ऋतु में जो स्मॉग की जो प्रॉब्लम होती है काफी अर्बन एरियाज में आती है। अभी बात आती है कि स्मॉग क्या होता है। तो स्मॉग जो होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, इट्स अ स्मोक प्लस फॉग, इट्स अ स्मोक प्लस फॉग, यानी जो धुआं होता है और जो फॉग होता है खास तौर से ये ऐसा हिली एरिया में ज्यादा होता है। बट राइट नाउ ये जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर भी जब भी विंटर आती है या फिर बोला जाए कि विंटर के समय इस तरह के जो एपिसोड्स होते हैं हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां बहुत देखे गए हैं। तो इन अ विंटर लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न्ड बाय द पीपल फॉर हीटिंग पर्पस और टू कीप देमसेल्फ वार्म, यानी खास तौर से जो अर्बन एरिया के जो लोग होते हैं या फिर जो भी लोग हैं अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए सर्दी के अंदर बहुत तरह का जो बायोमास होता है यानी जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसको जलाते हैं, जिसकी वजह से ये स्मॉग की जो प्रॉब्लम है ये होती है। तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स एंड ए इज ट्रू, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ओके, सो अब आपको ये बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए डेफिनेटली अर्बन एरिया के अंदर स्मॉग की प्रॉब्लम होती है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। उसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बट स्टिल ये इसमें ये नहीं बता पा रहा कि ये जो हमारा जो एक तरह से जो विंटर के अंदर ऐसा नहीं है कि विंटर में, क्योंकि अगर लोग विंटर में अपने हीटिंग पर्पस की वजह से अगर उसको बायोमास को जलाते भी हैं तो उससे उतना स्मोक इतने से मतलब इतना बोला जाए कि इतना धुआं नहीं निकलता कि वहां से स्मोक की प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे ऐसा होता है, बहुत जगह होता है, बट स्टिल जो स्मोक की जो प्रॉब्लम है, जो हमारा इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है उसकी वजह से ये स्मोक की प्रॉब्लम जरूर होती है। तो खास तौर से विंटर के अंदर इस तरह के जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर ये स्मोक की प्रॉब्लम देखी गई है। तो बोथ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टिल द रीजन इज नॉट correct, is not giving the correct explanation of assertion. Okay, so that's why the correct answer is second one, both A and 2 are true and R is not the correct explanation of A. Next question, question number 3, occurrence of natural hazard is affected by, now जो हमारी प्राकृतिक आपदा होती है यानी इनमें से किसकी वजह से जो यानी जो नेचुरल हैजार्ड को अफेक्ट होता है, लैंड यूज उसका चेंज हो जाता है, यानी इनमें से किसकी वजह में किसका प्राकृतिक आपदा का फर्क पड़ता है इनके ऊपर, लैंड यूसेज चेंज हो जाना, यानी जो हमारे लैंड यूज है हमारे यानी जो भी हम लोग जिस भूमि का प्रयोग करते हैं उसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाते हैं। यानी आज आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी नदियां होती हैं जो अपना रास्ता बदल लेती हैं। बहुत सी जगह देखा गया कि आज कि आपने बहुत सा ऐसा प्लेस देखोगे जहां पे करीबन 500 से 700-800 साल पहले कभी नदियां बहती थी, अब वो नदियां का जो पाथ है एकदम डेविएट हो गया है, बट स्टिल जो वहां की जो एक तरह से जो लैंड है उसका स्ट्रक्चर जो है काफी चेंज हो चुका है उससे। ओके, नाउ ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन यानी जो हमारी पानी निकालने का जो रास्ता होता है या फिर जो हम लोग किसी भी चीज का निर्माण करते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ता है नेचुरल हैजार्ड का। ओजोन डिप्लीटेशन यानी जो ओजोन की जो लेयर है उस पर फर्क पड़ा है या फिर क्लाइमेट चेंज का पे फर्क पड़ा है। ओके, तो देखिए डेफिनेटली लैंड यूज का फर्क पड़ रहा है, ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन में फर्क पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का भी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी जो इसमें हमें 3 ऑप्शन बताने हैं, तो बट जो ओजोन है याद रखिएगा, जो इसमें ओजोन है उसका नेचुरल हैजार्ड का उसका उतना फर्क नहीं है, क्योंकि ये जो ओजोन डिप्लीटेशन है इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी डेफिनेटली ये सारी की सारी जैसे नेचुरल हैजार्ड जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा आने लगे हैं उसका कारण हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज ही है। बट स्टिल जो ओजोन का जो डिप्लीटेशन हो रहा है जो हमारी एटमोस्फेयर में मिलती है हमें, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में बोला जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो लेयर अवेलेबल है ओजोन की, जो कि हमारे O3 से हमारा बचाव, मतलब O3 इसका फॉर्मूला ओजोन का O3 होता है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सूरज की उससे हमें बचाती है। तो अगर ये डायरेक्ट अगर अर्थ पर आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हमारी ह्यूमन स्किन को अफेक्ट कर सकती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, ABD, यानी ओजोन डिप्लीटेशन का नेचुरल हैजार्ड का उस पर फर्क इतना नहीं पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो प्रोड्यूस नहीं की जाती बोथ बाय नेचुरली एंड एज द केस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सेम एज द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती है बल्कि साथ में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी प्रोड्यूस नहीं होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है, साथ में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। मीथेन भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से मतलब हमारे नेचुरली प्रोड्यूस हो जाती है, जैसे जो चावल की खेती करते हैं तो वहां पे भी मीथेन की गैस निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है आर्टिफिशियली और साथ में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी प्रोड्यूस नहीं होता है। एक्चुअली ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या एयर कंडीशन से निकलने वाली जो गैस होती है ये वो गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हमारे ओजोन की लेयर पर बहुत फर्क पड़ता है और इसकी वजह से जो उसके फ्री रेडिकल्स होते हैं क्लोरीन के वो मूवमेंट होने लगते हैं और O3 जो धीरे धीरे हमारी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई द क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन पर काफी फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ओके, सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फ्यूल्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इनमें से कौन सा ऐसा एनर्जी का ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा हमारी एक तरह से बोला जाए एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। एथनॉल होता है, बायोगैस होता है, सीएनजी होता है और हाइड्रोजन होता है। देखिए ये जितने भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं ऑल दीज आर डेफिनेटली एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओके, एथनॉल होता है, बायोगैस है, सीएनजी है, ये सभी जो है और इवन हाइड्रोजन जो है ऑल दीज आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली। बट स्टिल इनमें से जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये ऑप्शन लिख के आपको बड़ा अजीब लगेगा बट स्टिल हाइड्रोजन जो है इट इज द मोस्ट यूजर एनवायरमेंट फ्रेंडली। अभी इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है और काफी जगह जो हमारे जो प्रोपेलेंट्स होते हैं वहां पे हाइड्रोजन के एक तरह से हाइड्रोजन को एज अ प्रोडक्ट एज अ एनर्जी सोर्स हम यूज करते हैं। ओके, सो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NOx इन अर्बन एरिया, यानी जो सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है पॉल्यूशन का जिसकी वजह से ऑक्साइड्स के नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है अर्बन एरिया के अंदर होते हैं। इट इज अ रोड ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल सेक्टर, एनर्जी यूज इन इंडस्ट्री एंड पावर प्लांट। यानी वैसे डेफिनेटली चारों की वजह से हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, खासतौर से NO2 और NO3, बट इनमें से सबसे ज्यादा कहां से हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं तो वो एक तरह से हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है, यानी जो हमारे व्हीकल्स है वहां से सबसे ज्यादा हमारे बोला जाए कि एक तरह से हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होते हैं। तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज, यानी इनमें से कौन सा ऐसी डिसीज है जो पानी की वजह से नहीं होती है। इट इज टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कॉलरा एंड डेंगू। ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वाटर की वजह से नहीं होती। टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कॉलरा जो है ये सभी की सभी वाटर बॉर्न डिसीज है, बट इनमें जो डेंगू है इट इज ड्यू टू द मॉस्किटो। ओके, तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्लीज आप इसके जो भी आंसर है आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और मैं जो काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं अभी मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय द ईयर 2022 इज 1 गीगावाट, 5 गीगावाट, 10 गीगावाट एंड 15 गीगावाट। देखिए ये उस समय क्वेश्चन आया था, एक्चुअली ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और जब भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बताना है कि भारत का जो पावर प्रोडक्शन का जो टारगेट था फ्रॉम द स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बाय द ईयर 2022 यानी 2022 के अंदर भारत कितना प्रोड्यूस कर लेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे अब तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 5 गीगावाट है, यानी 5 गीगावाट जो एनर्जी है हम लिखते थे प्रोड्यूस कर लेंगे फ्रॉम आवर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। ओके, बाय द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच कंट्री द रिसेंट ये अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि आपके नवंबर 2017 में आया था।
तो उस समय इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ऊपर, HFC के ऊपर। वो कहां पे साइन हुआ था? रवांडा में, मोरक्को में, साउथ अफ्रीका में या फिर अल्जीरिया में। देखिए ये सारी जो जितनी भी कंट्री या सिटी के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ओके, तो इनमें जो एग्रीमेंट साइन हुआ था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ऊपर, वो हमारा रवांडा में हुआ था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज नॉट अ हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट? ओके, इसकी मतलब एक तरह से ये हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसी प्राकृतिक आपदा है? इसे स्नो अवलांचा, सी इरोजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सुनामी। ओके, तो आपका बताना है कि कौन सा इनमें से हाइड्रोमीटरोलॉजिकल इवेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें सुनामी है, क्योंकि बाकी जितने भी आपके जो ऑप्शंस हैं, आप क्योंकि इस ऑप्शन में अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि अगर, क्योंकि इसमें मुझे भी काफी डाउट होता है, तो बट स्टिल जो एक तरह से जो आंसर शीट आई थी उसमें इसका आंसर सुनामी दे रखा था। तो प्लीज मार्क सुनामी एज अ करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। और भी जो क्वेश्चंस हैं हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये आपके आने वाले एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर प्रिपेयर करिएगा। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको डाउट है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।